वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। और मैं हूं आपकी होस्ट फरीहा इम्तियाज। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और जहां भी होंगे खुदा पाक की हिफ्ज़ो अमान में होंगे और यकीनन मुल्तान का बदलता हुआ मौसम भी इंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ी सी गर्मी है लेकिन इससे मौसम काफ़ी बेहतर है पहले से, और इंशाल्लाह हम और मज़ीद बेहतरी की तरफ चले जाएंगे। नाज़रीन, जो आज के मेरे शो का टॉपिक है वो है कड़वे सच। हमारी ज़िंदगी के कुछ कड़वे सच होते हैं, कुछ तल्ख हकीकतें होती हैं जिनको हम जितना जल्दी जान लें वो उतना ही हमारी लाइफ के लिए अच्छा होता है। इससे पहले के लोग हमें दिलासे देते रहे और हम अपने आप को दिलासे देते रहे कि ये हर किसी की ज़िंदगी में हो रहा है तो कोई बात नहीं, हर किसी की ज़िंदगी में हो रहा है तो क्यों ना पहले इंसान आप ही हों जो इन हकीकतों को जान ले। अक्सर लोगों के लिए सच का सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ हकीकतें और कुछ सच तो इतने कड़वे होते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में उनका पता लगता है तो वो आपकी पूरी ज़िंदगी को कड़वा कर जाते हैं। कुछ हकीकतें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हो सकता है कि मेरे इस शेयर करने के बाद आपके अंदर वो बेदारी आ जाए और आप उन हकीकतों को जान सकें। सबसे पहले ये कि अगर आपकी ज़िंदगी आपके लिए तो बहुत अहम है, अगर किसी की ज़िंदगी में आप अहमियत नहीं रखते तो उससे दूर हो जाएं। किसी के ऊपर ज़बरदस्ती मुसल्लत मत हो, और उसको और उस इंसान को भी अपनी ज़िंदगी में उतनी अहमियत ना दें, क्योंकि अगर वो आपको अहमियत नहीं दे रहा तो आप उसके लिए क्यों रो रहे हैं, आप उसके लिए क्यों इतना फील कर रहे हैं। आपकी अपनी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने आपको एक इतनी अच्छी ज़िंदगी से नवाजा है, आप अपनी ज़िंदगी की कदर खुद करें। नंबर 2 ये कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को वजाहतें ना दें, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर, कोई आप पे ट्रस्ट करता है ना, तो वो आपसे वजाहतें नहीं मांगेगा। और अगर कोई आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आप उसको जितनी मर्जी वजाहतें दे दें वो आप पे यकीन नहीं करेगा। हम अपनी इतनी ज़िंदगी तो लोगों को वजाहतें देते हुए गुजार देते हैं, और बहुत से काम ऐसे हैं जो हम कर ही नहीं सकते कि इसको हम बाद में एक्सप्लेन कैसे करेंगे। आपने ये काम नहीं करना, जो आपके लिए बेटर है आप वो करें। आप इस हकीकत को तस्लीम करें कि वजाहतें देना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, जो आपके लिए बेहतर है आप वो कर गुजरें। और एक सच ये भी है कि आप हमेशा यही कहते रहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। किसके लिए टाइम नहीं है? कभी आपने सोचा है? आपके पास आपके लिए ही टाइम नहीं है, लोगों के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हो। जब तक आप ये कहते रहेंगे ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो वाकई ही में आपके पास आपके लिए टाइम नहीं होगा। आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी में जो आपके काम है वो किसी और ने तो आके नहीं करने। आप लोगों के काम कर रहे हैं, आपने अपने काम खुद करने हैं। और आप ये कहते रहें कि ये जो आज का काम है मैं अपना कल करूँगा, और फिर कल आती है तो फिर आप यही कहते हैं मैं कल करूँगा, तो वो कल आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी। जो आपने अपनी ज़िंदगी का काम करना है वो आज कर डालें। और एक रियलिटी ये है कि जब हम, अल्लाह ताला ने हमें एक और दिन नवाजता है, हमारे पास सुबह उठने के बाद 2 चॉइसेस होती हैं। या तो हम दोबारा सो जाएं, जो खूबसूरत ख्वाब देख रहे थे उनको दोबारा से देखना शुरू कर दें, और या फिर जो हमने ख्वाब देख चुके हैं उनको पूरा करने के लिए जद्दोजहद करें, क्योंकि कोई हमारी ज़िंदगी नहीं बनाता, हम अपनी ज़िंदगी खुद बना रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने भी हमारी ज़िंदगी में जो कुछ होना है वो लिख ज़रूर दिया है हमारी किस्मत में, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, कोई वसीले ढूंढने पड़ेंगे, कोई हाथ पाँव हिलाने पड़ेंगे, तभी हम उन कोशिशों की तरफ कर सकेंगे। और एक आखिरी हकीकत मेरी नज़र में जो आज के टॉपिक में आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो ये है कि जब आप बहुत खुश होते हैं ना, किसी से वादा मत करें, क्योंकि खुशी में किया हुआ वादा आप पूरा नहीं कर सकेंगे और बाद में आपको इसके ऊपर बड़ा पछताना पड़ेगा। और इसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा उदास हो तो किसी को कोई बात मत कह जाए, या कोई उदास हो आपके पास आके बैठा है, आपने उसे दिलासे में कोई ऐसी बात कह दी है कि जब आप उस पीरियड से बाहर निकलेंगे आपको खुद ही यकीन नहीं आ रहा होता कि मैंने इसको ये बात कही थी और ये कैसे कही थी। क्योंकि वो टाइम ऐसा होता है कि खुशी के लम्हे में और एक उदासी के लम्हे में इंसान का जो सोचने का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाता है, जो बात करने का अंदाज है वो चेंज हो जाता है। लिहाजा इन दो में, खुशी में और गमी में, लोगों से प्रोमिस करने में और उनको एडवाइसेस देने में ग्रेस करें। जिंदगी आपकी है, इसको आपने अपने तरीके से जीना है। जिस तरह पानी को आप एक बार छू लेते हैं, आप दोबारा उस पानी को नहीं छू सकते, आपको नहीं पता लगता वो पानी कौन सा था जिसको मैंने अब छुआ है। इसी तरह जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता, इसी तरह हमारी लाइफ जो गुजर जाएगी उसका टाइम कभी वापस नहीं आएगा। अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाएं, अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को यादगार बनाएं। लोगों के लिए ये जो तल्ख हकीकतें हैं जिसके लिए आप डरते हैं, अपनी लाइफ को आपने रोका हुआ है कि हम कैसे करेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसको हमें वजाहत देनी पड़ेगी, हम उसके लिए अहम नहीं, हम यहाँ क्यों जाएं। जो छोटे से पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किए इनको नोट करें, इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकें, अपनी ज़िंदगी जिए। अल्लाह ताला ने खूबसूरत ज़िंदगी दी है, सेहतमंद और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए इसको जिए।
جو آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ واقعی میں ان کے نزدیک بھی یہ جو ریالٹیز میں نے شیئر کی ہیں واقعی میں وہ اس سے ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں اس کو اپنی زندگی سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے نکال دینا چاہیے. تو سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی چلوں. جو پہلی مہمان شخصیت ہمارے ساتھ تو موجود ہیں, یعنی کہ عورتوں کو خوبصورت کرنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے. عورت کا جو کہہ لیں حسن ہے اس کو مزید نکھارتی ہیں. 8-9 سال سے وہ اس شعبے میں ہے. ان کا اپنا انسٹیٹیوٹ بھی ہے, غریب بچیوں کو فری آف کاسٹ سکھا بھی رہی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ثنا راؤ. اور جو دوسرے مہمان ہمارے ساتھ تو موجود ہیں, ان کا تعلق ایک ایسے شعبے سے ہے جو لوگوں کو انصاف فراہم کرانے میں بہت اہم ان کا حصہ ہے یا ان کی پارٹیسپیشن ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے نیاز احمد خان, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ. السلام علیکم سر. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا. تو ثنا جی, آپ کس طرح ریلیٹ کریں گی اس ٹاپک سے؟ واقعی میں یہ جو میں نے کچھ پوائنٹس بتائے ہیں, زندگی میں ریالٹیز تو بہت ساری ہیں, جو کچھ پوائنٹس میں نے چنے ہیں واقعی میں یہ ٹھیک ہے, آپ اسے ریلیٹ کرتی ہیں؟ ہاں جی, کیونکہ عورت کو سب سے زیادہ اس چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے زیادہ وضاحتیں لوگوں کو دینی ہوتی ہے. عورت کو زیادہ, کیونکہ وہ گھر سے نکل رہی ہے, وہ کچھ بھی ایون کچھ بھی کر رہی ہے, تو اس کو زیادہ وضاحت دینی پڑتی ہے. تو میں اس چیز سے ریئلٹی میں ہوں کہ ہمیں کسی کو وضاحتیں نہیں دینی, بالکل بھی نہیں دینی چاہیے. ہمیں اپنی لائف کو خود جینا ہے, خود سے ہم نے اسپینڈ کرنا ہے اس چیز کو, تو ہم نہیں کسی کو وضاحت دے سکتے. اور دوسری بات کہ شک یہ چیز ہوتی ہے, تو شک اپنی زندگی سے واقعی نکال. جو اگر آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے نا, تو وہ کبھی آپ پہ شک نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں کرے گا. اور جو آپ کو پوائنٹ پر یہ کہہ رہے کہ آپ نے یہ کر دیا, آپ نے وہ کر دیا, تو اس چیز کی میں وضاحتیں ساری زندگی دیتی رہ جاؤں گی, یقین نہیں کرے گا, وہ کوئی یقین نہیں کرے گا, کوئی بھی یقین نہیں کرے گا. اور میں تو زیادہ اپنی پرسنل لائف میں اس چیز پر وضاحتیں دے کر تھک گئی ہوں. میں انڈیپینڈنٹ ہوں, اپنا کام خود سے کر رہی ہوں, مجھے کسی کو کوئی وضاحت نہیں دینی. میں نے اپنی فیملی کو, اپنی گھر کو خود مینٹین کرنا ہے, خود دیکھنا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں, کیونکہ کبھی بھی کوئی عورت باہر نکلتی ہے یا کبھی بھی کسی پروفیشنل یا کسی بھی فیلڈ میں جاتی ہے, تو وہ یا تو اپنی شوق سے جاتی ہے یا مجبوری میں جاتی ہے. ٹھیک ہے, پروفیشنل ہے. اب میں نے اپنا, حالانکہ میں نے BA کیا ہوا ہے اور میں نے 6 منتھ IT کورس بھی کیا ہوا ہے, تو اس کے علاوہ بھی میں بیوٹیشین فیلڈ میں آئی ہوں. کیوں؟ کیونکہ میں نے ایک پروفیشنل, ایک مجھے شوق بھی تھا, تو اس کے علاوہ پھر میں نے ابھی اپنا پروفیشنل بنا دیا اس چیز پر. اور الحمدللہ میں کافی اچھا اس سے اپنے گھر کو مینیج کر رہی ہوں, اپنے بچوں کو مینیج کر رہی ہوں. بہت اچھا ہے آج کل تو اگر یہ آپ نے فیلڈ ہے, ایک شعبہ ہے, جیسے ایک ڈاکٹر ہے, وکیل ہے. ہم پہلے, مجھے یاد ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ نہیں یہ بیوٹیشین ہے یا یہ نرس ہے تو یہ غلط ہے, یہ شعبے نہیں ہونے چاہیے. اور جو بیوٹیشین والی ایک لیڈی ہوتی تھی ان کو دیکھتے ہی وہ دوسری جیسے کہ یہ خرابی ہوگی, یہ خرابی, بالکل یہ کنسیپٹ ہی ہے. ہم نے کنسیپٹ چینج کرنا ہے, اور یہ ہم بہت حد تک چینج بھی کر چکے ہیں. اب ماشاءاللہ ہر لڑکی سوچتی ہے کہ میں بیوٹیشین کی فیلڈ میں آؤں, میں بیوٹیشین میں. اب میں نے لاسٹ ایئر ماشاءاللہ ہم نے 25 لڑکیاں صبح کی اور 25 لڑکیاں میری شام کو تھیں. لاسٹ ایئر 6 منتھ کی میں نے تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ 6 منتھ میں 50 جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو میں نے بیوٹیشینس کا دیا ہے, اور اپنے ہی ایریے میں ہم لوگوں نے یہ کام کیا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اب آج کل ہر لڑکی ہنر چاہتی ہے. ہنر ایک ایسی چیز ہے کہ جو اینڈ تک آپ کی لائف میں جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, ہم آپ کے پروفیشن پہ بھی بات کریں گے, لیکن اسی ٹاپک پہ ہم نیاز احمد صاحب کی بھی رائے جان لیتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. واقعی میں کچھ نیاز صاحب یہ حقیقتیں جو ہیں ٹھیک ہے, انہیں ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے, کہ اس کے علاوہ بھی مزید جو آپ کی نظر میں ہوں کہ اور چیزیں وہ بھی ہم ایکسیپٹ کریں اور اپنی لائف سے نکال دیں. جو بیٹر ریئلٹی ہے نا لائف کی, سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ کسی پروفیشن میں آتے ہیں تو اس میں جو ہمارے جو ہے نا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہے, سپوز آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو جبراً آپ کو انجینئر بنا دیا جاتا ہے. آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں, نہیں جی بیٹا ہمارا, بیٹی ہماری تو ڈاکٹر بنے گی. بچپن سے جو پہلا کنسیپٹ آتا ہے, جیسے بیوی نے فرمایا کہ اس میں پروفیشن میں جب آنے سے بینگ وومن آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں, لیکن بینگ اے میل ممبر ہمارے لیے بھی بہت سی مشکلات ہیں. اس میں جب ہم فیلڈ میں آتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو کام کرنا چاہ رہے ہیں, ہم جس طرف جانا چاہ رہے ہیں, ہم جس فیلڈ میں موجود ہیں, ہم اس کے ساتھ انصاف کریں. اور بہت سے آپ اگر اسے فرام آل فورا دیکھیں, جس بھی اینگل سے بھی دیکھیں, جسٹس جو ہے نا اس میں نظر نہیں آتا ہوتا.
اور بعض اوقات جسٹس ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس حقیقت سے دور ہوتے ہیں, ہمیں اس کا پتہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کہ یہ بات مجھے جو جس اینگل سے پتہ ہے, اگر اس اینگل سے میں اسے ایکسپریس نہیں کر پاتا, میں اسے ایکسپلین نہیں کر سکتا, میں اس کی وضاحت نہیں دے سکتا, تو وہ میرے لیے مشکل کا سامان بنتی ہے. تو بٹر ریئلٹی یہ ہے کہ ہم جس بھی پروفیشن میں ہیں اس میں مور دین 95% لوگ مجبوراً آئے ہوتے ہیں. اور جب ہم مجبوراً آتے ہیں تو اب والی بات آتی ہے کہ کیا ہم اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں. تو انصاف کرتے کرتے عمر گزر جاتی ہے. اور وہ بڑا خوبصورت وہ شعر ہے پروین شاکر کا کہ اس شرط پہ کھیلوں کی پیا عشق کی بازی, جیتوں تو تجھے پاؤں, ہاروں تو پیا تیری. تو اس میں ہار ہی ہار ہوتی ہے. جب ہم ہار کی طرف جاتے ہیں نا تو ہم پہلا جو قصوروار ٹھہراتے ہیں نا اپنے محسن کو ٹھہراتے ہیں کہ اس نے مجھے غلط اس طرف گائیڈ کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اسے مجھے منع کر دینا چاہیے تھا. بی بی گریجویشن کے بعد کورس کیا, آئیں اس میں. اب اس میں جب آئیں تو ان کو کتنی مشکلات تھیں. اب اگر اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے منع کرتے, مجھے کوئی منع کرتا, تو بہت خوبصورت میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں کہ 1977 میں نے شپنگ سروس جوائن کی. اس پروفیشن میں آنے سے پہلے میں انٹر کر کے یہ اب ایمرسن کالج اسے بوسن روڈ کالج تھا, یہاں سے گیا تھا. تو میرے ساتھ ایک سیکنڈ آفیسر تھی, اس کی وائف. رات کو ہماری ڈیوٹی میں ہم اکٹھے ہوتے تھے. تو اس ڈیوٹی میں ہم 3 لوگ ہوتے تھے, ایک آفیسر, 2 ہم سیلر ہوتے تھے جو ویل چلاتے تھے. تو 1 گھنٹہ ایک چلاتا ایک دوسرا. ایک دن کھڑے ہوئے اس خاتون نے پوچھا کہ احمد تم کتنی جماعتیں پڑھے ہو؟ میں نے کہا میری چھوڑیں آپ بتائیں. اس نے کہا جی ابتدائی 5 کلاسیں پڑھی ہیں میں نے, اس کے بعد 3 سال میں نے یہ کورس کیا ہے, اب میں BDS ڈاکٹر ہوں. اور میں نے اسے کہا کہ میں 12 جماعتیں پڑھ کے میں کچھ بھی نہیں ہوں. ہماری تعلیم, ہمارا سسٹم, ہمارے پروفیشنلزم, یہ ساری چیزیں ہمارے اس بات کی نفی کرتے ہیں. اور یہ تلخ حقیقت آپ کی سٹارٹ ہی اسی سے ہوتی ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. یہ بات تو اسی باتوں پہ جب ہم جائیں تو بہت مشکل حالات ہوتے ہیں. آپ نے جب انٹرویو سے پہلے پوچھا کہ اس میں کیا وہ تلخ حقیقتیں بتائیں گے, تو میں بائی پروفیشن اس میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا. میرے والد صاحب ایڈوکیٹ تھے, میں انکم ٹیکس میں ایز انسپیکٹر کام کر رہا تھا. والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی, مجھے ریزائن کر کے پریکٹس میں آنا پڑا. فیلڈ مختلف تھا, وہاں پر اتھارٹی تھی, یہاں پر آرگومنٹس تھے. یہ ایگزامپل یعنی کہ آپ نے اپنی لائف سے حقیقت آپ نے اپنی لائف کی بتائی. اس سے پہلے جو شپنگ کی میں نے بات کی, بٹر ریئلٹی یہ کہ شپ کا ہمارا ایکسیڈنٹ ہوا. اس وقت آئی واز آن ویل اور 48 بندے جل کے مر گئے ہماری وجہ سے. 3 کے 4 راتیں میں سو نہیں پایا کہ یہ میری وجہ سے حادثہ ہوا ہے. اس پروفیشن میں تو خواب بھی نہیں تھا جانا. پھر کم عمری میں دنیا کی سیر کر لی, پوری دنیا کے میں نے 3 چکر لگائے. یہ اپنی جگہ تھا, لیکن دوسری بات اپنی جگہ ہے کہ ہمارے جو ایمبیشنز ہوتے ہیں, ہمارے جو خواب ہوتے ہیں, وہ کچھ اور ہوتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر اچھا خواب رات کو دیکھا ہے تو سو جاؤ, شاید دوبارہ وہیں سے کنٹینیوٹی ہو جائے, لیکن خواب وہ کبھی دوبارہ نہیں آتا. آپ کو دوسرا خواب جو ہے نا نئی بات کر جائے گا. تو اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے ہر انسان کی کہ جب صبح کا آغاز ہونا تو اس کی آنکھ میں پھر نیند نہیں آنی چاہیے. سہانے خواب, سہانے خواب, بالکل صحیح بات ہے. آپ کو شروع سے شوق تھا بیوٹیشن کا یا پھر آپ کچھ اور بننا چاہتے؟ جیسے موسٹلی جو بچے ہوتے ہیں پہلے تو وہ ٹیچر ہی بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کا کھیل بھی پہلے ٹیچر ہی ہوتا ہے, یا پھر وہ جو گڑیا اور شادی وغیرہ کرنا, یا ان کا ہوتا ہے کہ دلہن بننا. نارمل لائف ہے ہماری, تو اسی چیز میں تھی کہ شادی ہو گئی. پھر سوچا کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے اپنے بچوں کے لیے, یعنی ایسے تو نہیں ہو سکتا. آپ کو پتہ ہے آج کل جابس وغیرہ اتنی آسان نہیں ہے. وہ جو ہم باہر کے ملکوں میں دیکھتے ہیں کہ سب لوگ کما رہے ہیں, تو وہی والا سسٹم اب ہمارے ملک میں, اور وہ چیز لاگو کر دی گئی ہے حکومت کی طرف سے کہ سب کمائیں گے تو سروائیو کریں گے. تو یہی چیزیں کہ پھر میں, شوق تو تھا مجھے بیوٹیشینس کا, میک اپ کرنے کا شوق تھا شروع سے ہی. تو اپنی اس فیلڈ کو چنا, اور شوق میں کوئی مول نہیں ہوتا, تو اس چیز میں آگے بڑھتی گئی ہوں. ماشاء اللہ 8-9 سال سے میں اپنے سیلونس کو رن کر رہی ہوں.
आप बहुत अच्छे तरीके से अलहमदिल्ला अपने घर को चला रहे हो, अपने बच्चों को चला रहे हो। जैसे आपने बताया कि आप जो गरीब बच्ची हैं, मुस्तहिक बच्ची हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट भी सिखाती हैं, तो कितनी बच्चियां जो हैं आपके इस फ़ायदा, उन्होंने आपके इस ब्यूटिशियन के हवाले से फ़ायदा ले चुके, मुस्तफ़ीद होके जा चुकी हैं? मैंने आपसे बताया कि लास्ट ईयर 3 डेज में मैंने एडमिशन किए थे 3 बच्चियों का, ठीक है। तो 6 मंथ का करके चली गई थी। अब इस वक्त मेरे पास तकरीबन 5 से 6 लड़की हैं, अच्छा, जिनको मैं कुछ को फ्री ऑफ कॉस्ट है और कुछ को मैं आपको हिसाब किताब में जो उनका जितना उनका हाँ, बनता है, ठीक मैंने है। उनके ऊपर भी कोई ये चीज़ नहीं डाली। तो यही बात है, बच्चियाँ हैं, शौक है उनका, वो अपनी लाइफ जीना चाहती हैं, वो हुनर कमाना चाहती हैं, और मैं चाहती हूँ कि वो बच्चियाँ ऐसी हों कि वो खुद से कमा सकें, किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, ठीक है, वो उनका अपना एक है। ठीक है सर जी, बड़ी खूबसूरत आपने बात कही है कि आप उनको एक हुनर दे रही हैं और बड़ा नेकी का काम है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसी है जो पेमेंट भी ले लेते हैं, फीसेस भी ले लेते हैं, लेकिन वो ट्रेन नहीं करते ट्रेन नहीं बच्चियों को। करते। वो 6 मंथ बाद भी जब बच्ची निकलती है तो उसको अभी तक धागा जिसे कहते हैं थ्रेडिंग करना वो नहीं आती। जी। तो इस तरह भी कोई सिचुएशन है या होती आपका है, जो ऐसी 6 मंथ्स होती में है। है बच्चा फुल ट्रेन होके बच्ची निकलती है? ऐसा ही है, अभी फुल ट्रेंड होकर, और काफ़ी बच्चियों ने तो अपने सैलून्स बना भी नहीं है, और मैंने देखा है कि वो अपना माशाल्लाह चला भी रही हैं, तो अच्छा लगता है एक कि भी बच्चियाँ आपके लिए अपना फख्र खुद की से बात कर है। रही हैं। हाँ, वो चीज़ अच्छी लगती है। और दूसरा यही है कि हर लड़की या लड़का या कोई भी ख्वाब ज़रूर देखता है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी प्रोफेशनल को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो ख्वाब देखते हैं तो ज़ाहिर बात है उनको पूरा करना भी हमारा हक होता है। और सबसे पहले मैं कहती हूँ कि अपना जो हमने अपनी ज़िंदगी को गुजारना है ना, तो अपने रोल मॉडल खुद बने, खुद बनना चाहिए। तो जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमने देखा है, उसी चीज़ को हमने आगे लेकर और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है, हार नहीं माननी। तो जो ये खवातीन या जो सैलून्स वाले ऐसे कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या कहेंगी कि जो बच्चियां एक मजबूरी में निकली हैं घर से और माँ बाप भी उनको पैसे देके किसी अच्छी जगह पे खड़ा कर रहे हैं कि जल्दी सीख मैंने के इतना निकलेंगी। सुना है कि 50,000 बिल्कुल पे करती हैं वो ऐसे ही है, बच्चियां, ऐसे और उनको कुछ नहीं सिखाया जाता, उनको सिर्फ मैनी पैडी पर रखा जाता है। जाहिर बात है, मैं किसी का नाम तो इसमें नहीं बिल्कुल है, नहीं, ठीक लेकिन हो ये कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, रिस्क के हलाल खाना बहुत अच्छी बात होती है। सर ने बहुत अच्छी बात की कि उसके साथ रियलिटी के साथ चलें, अपने प्रोफेशन कोई भी हमने शोबा कुछ भी लिया हुआ है, हमने उसको सच्चाई के साथ चलाना है और ईमानदारी के साथ उसको करना है। आप ईमानदारी से करेंगे तो आप अपने बच्चों को अच्छा रिस्क दे रहे हैं, तो आगे आपके बच्चे आगे बहुत अच्छे तरीके से जाएंगे। अगर मैं अपने बच्चों को 2 नंबर पे ले जाऊंगी या मैं उनसे 2 नंबर कमाई खिलाऊंगी, तो उनका भी वही हिसाब होगा, आगे उन लोगों का भी। मैं इस चीज़ पर बिलीव करती हूँ, मैं खास तौर पे इस चीज़ पर। अक्सर मैंने बच्चियां देखी है ना, जो वो हम सीख रहे हैं जी सैलून का कोर्स, बड़ा उन्हें शौक होता है। हाँ जी। माँ बाप भी बड़ा सपोर्ट करते हैं कि चलो यार कोई नहीं, 6 महीने के पैसे हैं ना, हम थोड़ा थोड़ा करके दे देंगे, 80,000 50,000 हाँ, तक। ऐसे ही है। और उन्होंने 3 मंथ्स में सिर्फ उनको एक मेहंदी और शीशा देके बिठा दिया, आप इसको लगाएं। वो लगाते रहे, इतना करते बड़ा रहे। सैलून है। मेरे पास खुद काफी बच्चियां ऐसी आई हैं जिन्होंने उन्होंने कहा है कि मैंने 50,000 दिए, मैंने 30,000 दिए हैं, और उन्होंने सिर्फ हमें धागा चलाना और मेहंदी और मैनी पैडी पर, हाँ, मैनी पैडी। यानी बड़े सैलून्स होते हैं उन पर यही चीजें होती हैं कि बच्चियों को उन्हीं चीजों पर लगा के रखते हैं। जो सिग्नेचर मेकअप वगैरह ये हेयर का काम है वो फिर वो खुद करती होंगी, बाकी इसी तरीके से करती हैं। अब बस अब मैं उनको क्या कहूँ, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, बस यही कह सकती हूँ। अच्छा अहमद साहब, ये माशाल्लाह एडुकेट है और तसव्वुफ और ये एक ये शोबा, इनमें काफी डिफरेंस है। आपकी इधर तवज्जो कैसे आई या इधर का शौक कैसे आया आपको? बचपन से ही ना मुझे बुजुर्गान के साथ बैठने का बहुत शौक़ था। इसमें मैं 1978 में पहली दफ़ा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी साहब के मज़ार पे गया, और दैट टाइम 19 प्लस मेरी एज थी। 3.5-4 घंटे में वहाँ बैठा। उस मज़ार पे कोई आँख ऐसी नहीं थी जो अश्कबार ना हो, और मुझे खुद नहीं पता कि मैं कितना रोया वहाँ पर। अकेला था मैं, तो मुझे जहाँ भी कहीं बुजुर्गान की झलक नज़र आती थी, मेरी ख्वाहिश होती थी मैं इनसे मिलूँ जाकर। अगर आप अभी आपने खुद बात की कि अगर हम अपने प्रोफेशन में ऑनेस्टी ले आए हैं, मेरी बेटी ने बताया कि ऑनेस्टी से कितनी आपकी आगे जाती है बात, तब उस चीज़ को लेकर हम चलें तो तसव्वुफ की दुनिया में सच के अलावा कुछ नहीं। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो पहली बात तो ये है, बीइंग
ह्यूमन बीइंग आपको फौरी पता चल जाएगा कि ये बंदा जो है ना गलत बात कर रहा है, ट्विस्ट की ये बात। इसी तरह जब हम तसव्वुफ की दुनिया में रहकर अपने प्रोफेशन की तरफ आएँ और जो बंदा आपके पास आ रहा है वो अपनी बिटर रियलिटी में रिलीफ के लिए आ रहा है, ना कि उसको इजाफा करने के लिए। अब मैं उसे कहूँगा कि जनाब मुझे इतनी फ़ीस दे दो और जाओ सो जाओ, फर्स्ट टाइम वो दे देगा और मैं भी सो जाऊँ, तो अगले दिन मैं तो प्रोफेशनलिज्म में नहीं आ सकता। हमारा ऑफिस 1960 से कायम है, मेरे वालिद साहब के वक्त से, और मुल्तान की टैक्स प्रैक्टिशनर की सबसे पुरानी फर्मों में ये है। अल्लाह की मेहरबानी से पहली बात तो ये है कि क्लाइंट का और आपका सच या झूठ वो एक होना चाहिए। अब हमारे दीन में है कि अगर आप किसी को बचाने के लिए झूठ बोलते हैं तो वो झूठ नहीं है, उसे पर्दा कहते हैं। तो हज़रत अली करम वजू की बहुत खूबसूरत बात है, किसी ने उन्हें कहा कि मस्जिद में बदकारी हो रही है, तो उन्होंने आंखों पे पट्टी बांध ली थी। ये वजह नहीं थी कि मैं वहाँ, वो वजह ये थी कि मैं उसका आई विटनेस ना बनूं। अब तसव्वुफ की दुनिया में जब आप जाएंगे तो फिर आई विटनेस की आपको समझ आएगी। आम हालात में देखेंगे ये बंदा जानबूझ के कर रहा है, क्या कर रहा है जी, या अक्यूज़ के साथ है या जिस पे जुल्म हो रहा है उसके साथ है। तो इन बातों को लेकर जब आप तसव्वुफ की दुनिया में से चलते हैं तो 1992 या 3 में ऐसे घर में लेटा हुआ था तो मुझे एक दोस्त का फ़ोन आया कि हमने एक जगह जाना है। दोस्त के साथ मैं चला गया, वहाँ पर मेरे मुर्शिद करीम हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही नसीम वादी अज़ीज़ शरीफ चनियोट। कभी आप अगर चनियोट से सरगोदा जा रहे हो तो दोनों पुलों के दरमियान जाते हुए बाएं हाथ पे वो मज़ार आता है। उस दरबार से बहुत फैज़ मिला है और पहली बात उनकी है कि आप दोस्तों से, अहबाब से, मिलने वालों से, किसी से भी कम उसको झूठ ना बोलें। तो जब ये और दूसरी बात ये कि उनके पास बैठकर पहली बात ख्वाहिश, जब आप किसी बुज़ुर्ग के पास बैठते हैं और आपको शदीद ख्वाहिश हो कि यहाँ पर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बातें हों, तो उसकी हकीकत सामने आ गई। आप जब आप दीन की तरफ जाकर चलते हैं तो आपके लिए कोई भी काम हो आसान हो जाता है। बेटी ने कहा कि मैं बच्चों को फ्री सिखाती हूँ। जहाद की 45 इकसाम है आम हालात में, उनमें ये किस्म भी है कि आप किसी को सिखाते हैं ना, आपने एक बंदे को रास्ता बता दिया, ये जहाद है। किसी को रोड क्रॉस करा दी, ये जहाद है। किसी का जाकर हाल पूछ लिया, आज हमसाये से कोई नहीं पूछता। प्रोफेसर फारूकी साहब थे, हमारे साथ रहते थे, तो वो बीमार हुए तो हम घर पता करने गए, 2 हमसाए, तो वो रोने लग गए। उन्होंने कहा 4 माह से बेड पे पड़ा हूँ, आप पहले 2 बंदे जो मुझे पूछने आए। अब देखें ना कि अल्लाह के रसूल का फरमान है कि अगर आपको अपनी हमसायगी का पता नहीं है तो आपकी ज़िंदगी फजूल है आपके लिए। तो इन सारी बातों को देख कर चलें आप। मेरा ख्याल है तसव्वुफ में सबसे पहली बात यह है कि आप किसी के लिए बुरा ना चाहें, छोड़ें, सच ना बोलें, छोड़ दें, लेकिन बुरा किसी का ना चाहें। जब आप ये बात करेंगे तो आप देखें कि आपको कामयाबियाँ कैसे आपको छूती हैं, कैसे आप आसमान की बुलंदियों पे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आदमी हवाई जहाज़ में बैठे आसमान की बुलंदियों पे। आप अपने कद को देखें कि इस फील्ड में आप जब से मौजूद हैं, आपका जो एक्सप्रेशन है, आपकी जो खुद एतमादी है, आपका बात करने का अंदाज़ है, ये इस चीज़ की गमाज़ी करता है कि आप अपने प्रोफेशन में दिलो जान से शामिल हैं। जब आपके खून में ये बात रच गई तो फिर आप तसव्वुफ की दुनिया से भी इन टच हो गए और आम हालात में दुनियावी कामों से भी। तो हमारे दीन में दीन और दुनिया दोनों बराबर हैं, जबकि तमाम मज़ाहिब में दीन के लिए कोई ना कोई दिन मखसूस है। आपके लिए 5 वक्त नमाजें हैं, लेकिन जब आप और कुछ ना करें कि नमाज पढ़ते हैं, आप जितनी देर बैठें आप दरूद पाक पढ़ते रहें, ये आपकी इबादत है। और ख़ूबसूरत बात जो आपको बताऊं, मुझसे ज़्यादा बेहतर आपको भी पता होगी कि हमारे दीन में है कि अगर आप सोचते हैं ना कि मैं आज जाऊंगा, मैंने बेटी का हाल पता करना है, तो मेरी नेकी का मीटर चल पड़ा। अगर मैं खुदा न खास्ता सोचता हूँ कि मैंने जाकर इनके दरवाजे पे पत्थर मारना है, तो जब तक पत्थर नहीं मारूंगा बुराई नहीं लिखी जाएगी। इतना सहल दीन, और हम उससे दूर हों।
ऐसे हमारा दिन जी बहुत आसान है सर जी। टाइम हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद वीनस। वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज। क्या आप अपने माली अहदाफ तक पहुंचना चाहते हैं तो फिक्रमंद होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वीनस ग्रुप ऑफ कंपनीज आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने माली अहदाफ तक बआसानी पहुंच सकते हैं। हम दुनिया भर में अपनी खिदमत फराहम कर रहे हैं। कमोडिटी मार्केट में महारत के साथ साथ हम अपनी पेशा वाराना पुर अज़म खिदमत के साथ बढ़ती हुई मार्केट में जिंदा रहने में आपकी मदद करते हैं। हमारा एतमाद मार्केट के खतरात को कम करना है, जिसका नतीजा आप काबिल जिक्र मुनाफा कमाते हैं। वीनस कस्टमर केयर सपोर्ट 24 घंटे मुफ्त मुशावरत फराहम करती है और हमवार अमल के लिए हमारे पार्टनर्स की मदद करती है। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर रजिस्टर हो और मुनाफा कमाना शुरू करें। जी तो वेलकम बैक नाज़रीन टू गुड मॉर्निंग विद वीनस। ब्रेक से पहले बड़ी खूबसूरत बातें अहमद साहब हमें बता रहे थे और हमारे लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन वाली बातें भी हैं और हमें सीखने को भी इनकी गुफ्तगू में आज ज़रूर मिलेगा। तो अब हम चलते हैं सना जी के पास और उनसे पूछते हैं कि आजकल जो ख़वातीन हैं उनको किन मसाइल का सामना ज़्यादा है। जी तो सना, स्किन का प्रॉब्लम ज़्यादा है, हेयर का प्रॉब्लम ज़्यादा है, आपके पास जो क्लाइंट्स वगैरह आपके आते हैं तो उन्हें किस चीज़ को ज़्यादा वो फेस कर रहे हैं? आजकल ना ज़्यादा शौक चला हुआ लेडीज में हेयर का, उनको कलर करवाना, उनको डिफरेंट कलर में लेकर आना और उनकी केराटिन रिबॉन्डिंग, यानी कि बहुत ज़्यादा, और उसमें सबसे ज़्यादा टफ है ये केराटिन और रिबॉन्डिंग ये डिफरेंट है दोनों डिफरेंट है, लेकिन इससे कहते हैं कि बाल बहुत ज्यादा डैमेज होते हैं। इट्स ट्रू। हाँ। तो फिर क्यों करवा रहे हैं? फिर हम कहते क्यों नहीं है कि मत करवाएं? एक तो ये होता है कि कुछ दिनों के लिए एक खूबसूरती में आ जाती है चीज़ ना बाल की। तो आपको पता है कि आजकल ज़्यादातर मीडिया का दौर है, तो लोग बाहर निकलते हैं, एक ट्रेंडिंग चली हुई है, एक फैशन भी होता है कि जो हमने ये फैशन कलर वाला चल रहा है तो हमने करना है, ये चीज़ होती है। अच्छा, सबसे बढ़कर जो हम हेयर एक्सटेंशन करते हैं, तो हेयर एक्सटेंशन जो हम लगाते हैं, हालांकि बज़ाहिर हमारे इस्लाम में ये चीज़ नहीं है, गुनाह है हेयर एक्सटेंशन करना, लेकिन लोग कर रहा रहे हैं और हम कर भी रहे हैं। नकली बाल लगवाना और उस चीज़ को करना, तो बहरहाल ये एक चीज़ तो है, लेकिन हम लोग अपना हिसाब से करते हैं। लोगों को पसंद आता है क्योंकि जो ज़्यादा हेयर्स को काम वर्क करते हैं तो उनके हेयर्स वैसे ही ख़त्म हो चुके होते हैं। जो आजकल हमारी नाकिस अद्वियात हैं, खुराक है, जो चीज़ें आजकल हमें खालिस नहीं मिल रही, तो उसकी वजह से हमारी स्किन पर, हमारे बाल पर और हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा असरात होते हैं, क्योंकि आजकल अब इतनी भी एज लोगों की नहीं रही है, तो बाल खत्म हो जाते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर बात है उनको वीक का और उन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है। एक एज सर्टेन एज होती थी, उसके अंदर आके आपके वाइट बाल आते हाँ थे। जी। अब आपकी एज नहीं है, स्टूडेंट है, उसकी भी वाइट बाल है। इसका इशू अब खत्म हो गया कि जी वाइट बाल बड़ी उम्र के लिए, छोटी उम्र में भी होता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ सना कि किसी ने आके आपको कहा कि ये वाला हेयर है, मोबाइल में हाँ दिखाया जी, बहुत बार, मुझे ना ये कलर कर दे, बहुत बार, और उस पे अच्छा लगे या ना लगे, हाँ। यानी उसकी शक्ल बिगड़ जाए बेशक ये करवाने के बाद, तो कभी आपने समझाने से वो समझी है? समझ भी जाती है, कुछ समझ जाती हैं, कुछ नहीं समझती, फिर मैं उनको उनके हाल पर छोड़ देती हूँ। आपको बच्चा ठीक है, ये चीज़ हो जाती है, लेकिन मैं बाज बहुत समझदार होती हूँ, पूछती हैं कि मेरा ये कलर है, ये कलर कम्प्लेक्स है, आप को कैसा लगेगा? मैंने कहा आपको ये वाला कलर ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि आपका रंग सांवला है, आपका गोरा है, तो आप ही यूज, ठीक है, हाँ ठीक है। कटिंग भी हम लोग फेस के मुताबिक करते हैं, तो हाँ चीज़ होती है। हमें मेकअप भी करना है तो उनकी स्किन टोन के हिसाब से करना है, हमें फेशियल करना है तो वो भी हमने उनकी स्किन को देख के करना है, तो हर चीज़ को हम लोग एक लेवल पर, आजकल अवेयरनेस हर बंदे में बहुत ज़्यादा हो गई है, जब से ये सोशल मीडिया और मीडिया की चीज़ें हम लोग देखने लगे हैं, यूट्यूब पर हम लोग देखने लगे हैं, तो हमें ये बहुत ज़्यादा अवेयरनेस के अलावा ना लोग ये समझते नहीं है कि ये जो हम ये कलर लेके जा रहे हैं ना, ये बाहर के मुल्क की ये गोरी है, और जब हम करवाएंगे और हमें हमारी जो लुक है, हमारा जो कलर है, वो एक, हाँ, वो जो मई जून के महीने में हमने बाहर निकलना है और जो हमारा बुरा हाल होना है, और उसके बाद फिर ये होता है कि हमने पार्लर जाके चेयर पे बैठना है, उसके बाद हमने वो सोचना है कि वो जो लड़की की हमने पिक्चर देखी ना, हम चेयर में उठने के बाद वैसे ही होंगे, वैसे तो कभी इस तरह के भी क्लाइंट्स आए? हाँ, स्टार्ट में, खास तौर पे स्टार्ट में मेरे साथ ऐसे काफी दफा हुआ है कि लेकर आ गई हैं कि हमें इस जैसा बना दो। तो आपने कभी कहा नहीं कि मैं सर्जरी नहीं करती? मैंने यही कहा है, तो काफी दफा मैं थोड़ी सी ना स्ट्रिक्ट होके बात करती हूँ, मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ, तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता।
अब पहले होता था, अब भी ऐसा ही है, अब भी ले आती हैं कि ये हमारा यूट्यूब पे मैंने ये देखा है, ये मैंने टिकटॉक पर देखा है, तो आपने ये चीज़ करनी है, तो नहीं ये चीज़ नहीं, आपको ये सूट करेगी, आप ये करो। अच्छा, कुछ होती हैं कि नहीं नहीं मैंने यही करवाना है, और बस का वो उसको बिल्कुल सूट नहीं कर रही होती, तो वो हफ्ता 10 दिन में 15 दिन में आती हैं दोबारा कि हमारे ये हेयर्स का चेंज कर दो। तो लेकिन इतनी जल्दी जल्दी केमिकल वर्क नहीं होते हेयर्स पर, ऐसे तो आपके जो बाल होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। मतलब केराटिन खत्म हो जाता है आपके बालों में 4 मंथ्स के बाद या 3 मंथ्स के बाद, जो भी, उसके बाद आपके बाल बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं, आपको दोबारा केराटिन कराना आपके ऊपर फर्ज हो जाता है, या फिर आप उसके बगैर भी गुजारा कर सकते हैं? नहीं, आप उसकी केयर करें। केयर में ये है कि आप देसी टोटके भी यूज कर सकते हैं, जैसे एलोवेरा जेल है, आप वो यूज कर लें, आप अंडा लगा लें, और अंडे से, अंडा बहुत अच्छा मास्क है हेयर के लिए, दही बहुत अच्छी है, तो आप इस तरह की भी चीज़ें, और जो हमारी देसी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, आप अगर वो यूज़ करती हैं तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे अब आजकल हर कोई कलर करवाता है, वर्जिन हेयर्स बहुत कम आप लोगों को मिलेंगे, और या तो मेहंदी भी अब लोगों ने कम कर दी है, अब ये अवेयरनेस आ गई कि थैंक गॉड मेहंदी कम कर दी। मेहंदी कम कर दी है लोगों ने, अब कलर्स पर आए हैं, तो कलर से भी यही है कि बाल ना ड्राई होना शुरू हो जाता है, सख्त होना शुरू हो जाता है, तो उसके लिए यही है कि आप अच्छा हेयर मास्क कोई ना कोई यूज करें, सीरम यूज करें, और उसके साथ आप देसी टोटका कोई भी आपको यूज करें। शैम्पू भी आजकल मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, केराटिन शैम्पू है, जो है ना वो 2 नंबर भी आ रहे हैं। हाँ ये भी है, वो तो हर चीज में है, हर चीज में आजकल मेडिसिन में 2 नंबरी आई हुई है, हर चीज में आई हुई है। अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत करे, खासतौर पर पाकिस्तानियों पर, तो ये चीज़ तो हर जगह पर आई हुई है। तो लेकिन ये कि एक अवेयरनेस होती है, अच्छी अच्छी कंपनीज भी हैं, अपने ब्रांड चला रही हैं बहुत अच्छे अच्छे, तो उनकी अगर हम प्रोडक्ट यूज़ करें, अगर कोई केराटिन करवा रहा है, वो अगर इतना अफोर्ड कर सकता है ना, तो वो केराटिन शैम्पू और मास्क भी अफोर्ड कर सकता है। तो जब वो अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर वो यूज़ भी करें, और अगर नहीं है तो हमारे घर में एलोवेरा जेल तो लाजमी होते हैं, कुदरती चीज़ आजकल है। मुझे याद है, मैं स्टार्ट में जो मेरी अम्मी होती थी, मुझे बेरी के पत्तों से कूट के उनसे बाल वाश करवाती थी, और बहुत अच्छे बाल होते थे बेरी के पत्तों से। तो ये बेरी के पत्ते भी बहुत अच्छे होते हैं, तो ऑर्गेनिक चीजें ज्यादा यूज करनी चाहिए, ना कि हम लोग ब्याज पर आए या हम लोग इस केमिकल वर्क पर आए। तो इससे अच्छा है कि हम अपने ना इस तरीके से ऑर्गेनिक चीज पर आए। माशाल्लाह वकालत में तो आपने मेरी खिदमत का अंजाम दिया, लेकिन आज हम आपसे थोड़ा सा दीन के हवाले से बात करेंगे कि आजकल हम लोग दीन से इतना दूर क्यों हो रहे हैं? पहली वजह तो अभी ब्रेक में जैसे बात कर रहे थे कि कारी साहब कुरान पाक पढ़ाने आते हैं और उनके पास आपके लिए 5 मिनट से ऊपर टाइम नहीं है। जब हम अपनी तालीम पे जाते हैं तो आप पहली से लेकर ग्रेजुएशन MA MSc तक, जहाँ तक भी फिर आप मास मीडिया पढ़ते हैं, तो बताएं उसमें हम कितना टाइम लगाते हैं। हमने कभी इस पर गौर नहीं किया। वो तारिक अजीज़ ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि मौलवी हमें नाजरा तो पढ़ाता है, ट्रांसलेशन नहीं बताता। अब जब हम कुरान के उसमें तर्जुमे की तरफ जाते हैं, मैं आपको भी वाक़या सुनाता हूँ। अमेरिका में 2 बच्चे पैदा हुए और उन पे वो नंबरिंग लगने से पहले वो चेंज हो गए। बहुत सख्त परेशानी हुई और डॉक्टर्स ने कहा कि ये हमारे पास एक, मुझे नाम भूल गया, कि मुसलमान डॉक्टर है, वो बड़ा दीन की बात करता, उससे पूछते हैं। तो वो कहते हैं कि जब मुझे सवाल किया गया तो एक दफ़ा मेरा भी दिमाग पलट गया कि मैं तो दीन की बात, लेकिन वो वहाँ से चले गए अल अज़हर यूनिवर्सिटी मिस्र, और वहाँ पर जाकर हमारी दीन के बारे में अल अज़हर यूनिवर्सिटी से बढ़कर कोई सनद बेहतरीन नहीं है। उन्होंने उनसे बात की तो उन्होंने उन्हें सूरत निसा की बात की, उसमें बहस हो रही थी, पहले भी हुई, कि हमारे दीन में मज़हब को दूसरे दर्जे का मकाम हासिल है। तो उनका नहीं, बात गलत है, दूसरे दर्जे का नहीं है मकाम, औरत का वही मकाम है जो मर्द का है। मर्द जो है, अगर बाप है, भाई है, बेटा है, देवर है, उसका जो भी ताल्लुक़ रिश्ता बनता है, इसी तरह जब औरत है, सबसे पहले बेटी है, फिर बहन है, फिर भाभी, फिर माँ, ये सारे दर्जे उसके चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सूरत निसा जब खोली तो उसमें कहा गया था कि मर्द के 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा। तो मुझे समझ आ गई, मैं वहाँ गया वापस, मैंने कहा
یہ دونوں ماؤں کا جو انہوں نے فیڈنگ کرنی بچوں کو، ان کا دودھ لے لیا جائے. ان کا پاگل ہو گیا، یہ کیسی بات کرنے کا. آپ دیکھیں جب وہ لیا گیا، جو بیٹے کا دودھ تھا وہ دوگنا تھا اور بیٹی کا یہ بیٹی اس کی اور بیٹا اس کا. قرآن میں ہمارے پاس بہت سے اس میں وسیلے ایسے ہیں، بہت سی باتیں ایسی جن کے مسائل کا ہمیں پتہ چل جاتا ہے. یہ انگریز نے جب قبضہ کیا نا 1857 میں، تو اس نے 2 کام کیے. آپ کا جو جوڈیشری سسٹم تھا، قاضی کا تھا، اس نے اس کو چھوڑ دیا کہ اس نے اسے ختم کرنا تھا. اس نے گاؤں کے مولوی کو پکڑ لیا. کبھی غور کیا کہ مولوی کی تنخواہ جو ہماری گلگشت میں جلال مسجد کے مولوی 7 اسکیل کا کیا تنخواہ ہوگی؟ کبھی یہ کیا کہ ان کی تنخواہ تو 10,000 15,000، اور ان کا رہن سہن جو ہے نا، سارا دن محنت کرتی، اتنی عیاشی سے نہیں رہ سکتی جتنی وہ رہتا ہے. میں سارا دن کرتا ہوں، اللہ کی بہت مہربانی، میرے پاس 1000 کلائنٹس ہیں، اس اوپر ہیں، لیکن اس کے باوجود میں وہ عیاشی نہیں کر سکتا. انہوں نے اس کو مولوی کو پکڑ لیا اور اس پہ خرچہ کیا. اس کو کہا کہ جتنے زو مانی تراجم ہیں نا ہمارے، اب جیسے شراب کے بارے میں مکہ میں صرف یہ ممنوعیت تھی کہ آپ نے شراب نہیں پینی، حکم نہیں تھا. جب مدینہ گئے تو واضح حکم آ گیا، ان کے آپ نے اس کو اچھالیں. دوسری بات یہ ہے کہ غریب کی گائے مر جائے تو اللہ کی مرضی ہے، زمیندار کی گائے مر جائے تو غریب کا قصور ہے. اب جب ملا ہمیں دین کی طرف نہیں جانے دے گا کہ اگر وہ چلے گئے تو اس کی مناپلی ختم ہوتی ہے، اگر ملا ہمیں دین کو سمجھنے نہیں دے گا تو ہم کہاں اسے پہ کر سکیں گے. اگر ہم اس میں چلیں، پرانے وقتوں میں جب شروع میں پاکستان بنا، بیٹھک ہوتی تھی، سارے لوگ شام کو ترکاؤ کر کے باہر ملتے تھے، بیٹھتے. اب تو محلے میں گزرے تو لوگ مڑ کے دیکھتے ہیں یہ کون جا رہا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ساتھ میں کون ہے کون نہیں. جب تک یہ سینسز واپس نہیں آتی ہماری، اور ہم تھوڑا بہت اب اس کی طرف آ رہے ہیں اور آئندہ یہ ہو جانا ہے اس طرح، جب تک یہ چیزیں نہیں آتی ہمارا یہ جنریشن گیپ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. اور جنریشن گیپ ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں میں وہی چیزیں لائیں کہ بڑا گزر رہا ہے اسے سلام کریں. اور دوسری طرف دین میں ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں. جب آپ پہل کریں گے نا سلام میں، تو سلام میں برائی کیا ہے؟ آپ نے دوسرے پہ سلامتی بھیجنی اور اس نے جواب میں آپ پر رحمتوں کی بات بھی کرنی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، برکات کی بات کرنی. جب ہم اس طرف جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بندہ جو ہے نا یہ ریجڈ ہو گیا ہے، یہ زیادہ مسلمان بننے لگ گیا. یہ تصوف میں بہت سہل پسندی ہے. ضروری نہیں ہے اس میں پہلی بات کہ آپ اگر صبح خدا نہ خواستہ کبھی دیر سے اٹھیں تو آپ نماز نہ پڑھیں، وہ آپ کی ایک فرض ہے، یہ آپ پڑھیں. اب جب یہ نماز پڑھیں گے تو پہلی بات ہے کہ یار میں ابھی اللہ کے آگے سربج سجود ہو کے آیا ہوں، میں کم از کم بیٹی کے ساتھ جھوٹ نہ بولوں، بچی بیٹھی ہے اس کے ساتھ غلط بیانی نہ کروں. پھر جب میں آپ کے ساتھ سچی بات کروں گا نا تو آپ کو خود بخود یہ شوق ہوگا کہ جب یہ بزرگ ہیں میرے، یہ میرے ساتھ صحیح بات کریں تو میں بھی کروں. ہم بچوں کی غلطیوں پہ سیکھ پا اس طرح ہوتے ہیں جیسے ہم نے بچپن میں کبھی کیا ہی نہیں ہے. اب جب یہ ہم کریں گے نا، صورتحال لائیں گے سامنے کہ جب بچوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ان کو بچوں کو پیار سے سمجھائیں گے بیٹا کوئی بات نہیں، یہ ہم سے بھی ہوگی تھی بات. پہلی بات یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری بچپن کی، ہماری جو ہے نا تاریخ دنوں کی تلخ حقیقتیں کسی کے سامنے نہ آئیں. تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے کہ یہ چیزیں سامنے آئیں تاکہ ان کو سبق حاصل ہو، اس وقت ہم نہیں کر سکتے. میں اگر خدا نخواستہ چوری کرتا ہوں تو میں آپ کو جتنا کہوں گا وہی بیٹی والی بات کہ اثر نہیں ہوگا. بابا ہوتے کام پٹھے کرتا ہے اور ہمیں سمجھاتا ہے. تو یہ ساری صورتیں تصوف کی دنیا میں جب ہم آئیں گے، دین کی طرف آئیں گے، تو برے صغیر میں تو دین کو پھیلانے والے یہ محسن ہمارے بزرگان دین جو ہیں، انہوں نے انگریز کا مقابلہ کیا. سرہند شریف جو تھے مجدد الف ثانی، ان کو تو چکر دے کے اندر سے باہر لا کے شہید کیا گیا تھا. پیر پگاڑا صاحب کے والد صاحب کو اندر سے نکالا گیا. یہ تو آگے آ کے جیسے بھی اب یہ ٹوٹل پولیٹیشینز ہو گئے، لیکن اس وقت ان کا تھا، وہاں پر حر تھے. تو یہاں پر ان کے نقشبند سلسلے میں، چشتیہ سلسلے میں، قادریہ میں ان کی بہت خدمات ہیں آگے چلانے میں. اب یہ بہانہ نیا شروع کر دیا کہ جی یہ بزرگان کا تو ہے ہی صرف پاکستان اور انڈیا میں، کہیں اور نہیں ہے، جبکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں آپ جائیں آپ کو بزرگان کا ملے گا.
اور سب کچھ ہوگا, اور ان بزرگان سے ہی سب کچھ ہے. یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس سے کس طرح مستفید ایگزیکٹلی. جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہیئر کی تو ہم نے بات کر لی, فیشیل آپ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کتنے عرصے کے بعد جو ہے نا لینا چاہیے خواتین کو؟ وہ ایج کے حساب سے ہوتا ہے. جیسے اب ٹین ایجر لڑکیاں ہیں ان کو ہم نہیں کرتے, کالج گوئنگ اسکول گوئنگ جو بچیاں ہیں ان کو ہم جسٹ کلینزنگ پر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ کلینزنگ کروائیں. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ 20-25 کی ایج میں آ کر آپ فیشیل کروائیں. تو یہ کہ منتھ میں ایک بار جو آ جاتی ہے نا 30 یا 35 سال کی ایج میں, وہ اینٹی ایجنگ ہو جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو اسکن ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتی ہے. تو فیشیل کے جو میں کہتی ہوں نا کہ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جسٹ وائٹننگ پر جائے وہ چیز. اسکن کو ہم لوگ لیتے ہیں, فیشیل کو ہم لوگ لیتے ہیں اس کی پی ایچ لیول کو کنٹرول کرنے کے لیے, بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز کو ریموو کرنے کے لیے, اسکن کو ٹائٹ کرنے کے لیے. تو یہ چیزیں ہم لوگ لے کر آتے ہیں. اور سب سے بڑھ کر کہ عورت کا کانفیڈینس لیول بھی بڑا ہوتا ہے, کیونکہ میں گوری ہو گئی ہوں اب میں صحیح لگ رہی ہوں, تو وہ ایک لوز جو کرتا ہے اپنا وہ اپ ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. تو ہم لوگ جو 30 اور 35 کی ایج کے ہے نا, ہم 15 دن میں یا منتھ میں تو لازمی آپ کو فیشیل کروا لینی چاہیے. اور جو آج کل ہائیڈرا فیشیل چلا ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی ہم اسکن کے حساب سے ہم لوگ یوز کرتے ہیں, اور یہ واقعی بہت اچھا ہے. اور اس میں یہ کہ ہم سیٹنگ کرواتے ہیں. جیسے آج کل بہت زیادہ ڈبل ٹون اسکن چلی ہوئی ہوتی ہیں, اور فریکل ہوتے ہیں, ایکنی ہوتی ہے, تو ایکنی سے وہ کھڈے بن جاتے ہیں تو اس کو پیل کرنا ہوتا ہے. تو یہ چیزیں ہے اچھی ہیں. لوگ آپ کے لوگ کتنا اس کی طرف آ چکے ہیں کہ کرواتے ہیں ہائیڈرا فیشیل؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے فیشیل سے زیادہ جو پریفر وہ ہائیڈرا فیشیل کو کرتے ہیں. نہیں ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے, کیونکہ سوٹیبل نہیں ہے, افورڈ بھی نہیں ہے لوگوں کو, ابھی نا اتنا افورڈ نہیں کر پاتے, کیونکہ یہ زیادہ تر پہلے ڈرماٹولوجسٹ کے پاس تھا, اب ڈرما سے ہم بیوٹیشنس کے پاس اب آئے, جب سے ہم نے یہ تھوڑے بہت کورس کیے تو اس کے بعد. لیکن جو ڈرماٹولوجسٹ ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس کو مینیج کرتے ہیں. اب تو یہ کہ ان کی فیس بہت ہے, تو وہ ہمارے بیوٹیشنس کے پاس آئے ہیں. تو یہ کہ ابھی بھی ہم لوگ 5000 پر فیشیل پر پرچیز کرتے ہیں, ہم لوگ لیتے ہیں ان سے. چارجز بہت زیادہ ہیں جو بہت کم لوگ افورڈ کرتے ہیں, اور ہائیڈرا بھی سب کے پاس نہیں ہے, یہ بھی بہت کم لوگوں کے پاس ہے. تو یہ عام لیڈی تو بیچاری نہیں کر پاتی, کیونکہ اب آج کل جتنی مہنگائی ہو رہی ہے نا, اس حساب سے لگژری جو رہن سہن ہے وہ کم ہوا ہے لوگوں کا. کیونکہ میں اپنے محلے میں بیٹھی ہوں, میں اپنا انسٹیٹیوٹ چلا رہی ہوں, مجھے پتہ ہے کہ اب پہلے عید پر, بقرہ عید پر اگر عورتوں نے قربانیاں کی ہیں نا تو وہ نہیں آتی ہیں کہ نہیں ہم نے قربانی کی ہیں تو ہم نہیں کر رہے. تو اب لوگ کچھ اس حد تک گھروں میں بھی تھوڑا سا اپنا خود کو کرنے لگ گئے ہیں مینیج, کہ ہم گھر میں ہی اپنا کر لیتے ہیں. گھر میں فیشیل کرتے ہیں اس کا تو کوئی رزلٹ نہیں آتا, وہ خود سے نہیں آتا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو فیشیل ہوتا ہے نا, یہ ہوتا ہے ریلیکسیشن مساج. آپ کو ریلیکسیشن دینا, آپ کو ریلیکس کرنا. تو وہ جب تک ہمارے اسٹیپ ہوتے ہیں, ہم ان اسٹیپ تک پوائنٹس پر نہیں جائیں گے تو وہ آپ کو ریلیکسیشن نہیں ملے گی. اگر آپ خود سے کر رہے ہیں تو آپ کے تو کندھے خود ہی درد کرنے لگ گئے ہیں, تو وہ اس میں کیا پین کلر کھانی ہے, تو یہ تو نہیں ہوتا. ہمیشہ بہت ساری بیوٹیشن کہ آپ سے میں یہ کلینزنگ لے کر گئی تھی, مجھے تو نہیں آیا, آپ سے تو آتا ہے. میں ان کو بتاتی ہوں, میں خود ایز اے بیوٹیشین میں خود سے نہیں کرتی, میں کرواتی ہوں, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آج بہت تھک گئی ہوں, تھوڑا سا مساج کر دو. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, یہ ہماری ایک باڈی ریلیز ہوتی ہے, سمجھ لیجیے. کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو شوق تو بہت ہوتا ہے اپنے آپ کو سیٹ اپ کرنے کا یا رکھنے کا, لیکن ان کو گھر میں ٹائم نہیں مل پاتا آنے کا. تو ایسی خواتین آپ کے پاس آتی ہیں تو آپ ان کو کیا کہتی ہیں کہ اپنے لیے ٹائم نکالا کرو؟ بالکل. یا پھر گھر میں کوئی ایسی چیز لے لو, اگر تم نہیں آ سکتی تو اس کو اپلائی کیا کرو, یا کوئی ہوم ریمیڈی آپ اس کو بتاتی ہیں؟ ہوم ریمیڈی بتاتی ہوں زیادہ تر نا, اور اس میں یہی ہے کہ اس میں ہم آلو کا مساج اور ماسک وغیرہ بتا دیا, ٹماٹر لگا لو آپ لوگ, ملتانی مٹی جیسے گرمیوں میں بہت زیادہ ملتان کی سب سے مشہور ملتانی مٹی ہے, تو وہ یوز کریں تو اس سے بھی ایکنی کی جو اسکن ہوتی ہے وہ اچھی رہ جاتی ہے, دانے شانی جو ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات نا لوگوں کے پاس گھروں میں ٹائم نہیں ہوتا, وہ یہ سوچتے ہیں میں گھر میں کر رہی ہوں نا, میں 1 گھنٹہ پارلر میں دے آتی ہوں تو ریلیکس بھی ہو جاؤں گی اور میں اپنا کام بھی کرتی ہوں. اور آج کل نا لوگ اپنے لیے ٹائم نکال رہے ہیں اور اپنے آپ کو مینٹین کرتی ہیں, عورتیں بھی کر رہی ہیں. پہلے
इतना ज़्यादा अवेयरनेस औरतों में नहीं थी, अब फिर भी औरतें बाहर आती हैं, टाइम निकालती हैं, अपने आप को बना आती हैं, संवारती हैं। क्योंकि स्नैपचैट का फिल्टर भी जवाब दे देता है, मेरे जी। ख्याल है फिर निकलना पड़ेगा। फिर निकलना पड़ता है, लेकिन औरतें टाइम लेती हैं और हमें खुद भी अपने लिए टाइम निकालना निकालना चाहिए। चाहिए, बिल्कुल है। अपने लिए खुद टाइम, जब तक हम लोग अपने आप को नहीं, क्योंकि हम खुद अपने आप के लिए रोल मॉडल हैं, अगर हम अपने आप को नहीं अच्छा बनाएंगे तो फिर मैं दूसरों को भी गाइड नहीं कर सकूंगी, मैं दूसरों को उस चीज़ पर कभी भी नहीं ला सकती जब तक मैं खुद सही नहीं हूँ। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं यही देना चाहूंगी कि अपना आप सबसे पहले देखें, ठीक है, और लोगों की बातों में मत आए। कोई जो भी बात कर रहा है करने दें उन्हें, आपने किसी को कोई सफाई नहीं देनी, किसी को कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देनी कि मैं ऐसी हूँ, मैं जैसी हूँ मैं ऐसे ही रहूँ, मेरी पर्सनैलिटी में जो कुछ भी है मैं ऐसा ही हूँ और ऐसे ही मैंने रहना है, और किसी की बातों में नहीं आना और दब के नहीं रहना, खुल के रहें। इस तरह आपके मैसेज देना चाहिए। मैसेज यही है कि हमें सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए कि हम हक और सच पे रहें, सच का साथ दें, और जब हम सच पे रहेंगे तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमें ज़िंदगी के किसी फील्ड में नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। घर से निकलें, वालदैन को देखें, सलाम करें, उनको देखने में वैसे ही मबरूर हज का सवाब है कि आप सुबह उठकर और कुछ ना करें, माँ बाप की ज़ियारत कर लें तो मकबूल उम्रे की बात हो जाती है। उनको देख कर चलें और आप कोशिश करें कि जहाँ पर आपकी ज़रूरत है और आप समझते हैं कि आपकी एक बात कहने से किसी मजलूम का, किसी मजबूर का, किसी बेकस का आप इस बात से सहारा बन सकते हैं, तो ये भी आपका बहुत बड़ा जिहाद है। और जब आप जिहाद करेंगे अपने आप के साथ सबसे पहले करेंगे तो फिर आप किसी और के साथ कर सकेंगे। और कामयाबी का राज यही है कि आप अपनी रास्ते पे चलें और दुनिया के जितने भी आपके दिन हैं ना, हर दिन आपके लिए एक तल्ख हकीकत लेकर सामने आता है, आप उसको देख कर चलेंगे तो आप कामयाबी की तरफ हैं। और दीन और दुनिया दोनों को मिलाकर अगर आप चलेंगे तो आपके लिए बहुत कामयाबी। मैं जब से तसव्वुफ की दुनिया में आया हूँ मुझे इतना कल्बी सुकून मिलता है कि मैं किसी के साथ बात करके, किसी को अगर मैं समझा पाता हूँ तो मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है कि मैंने उसको एक रास्ते का सबक दे दिया। और अल्लाह ताला हम सबको ये रास्ते पे चलाए रखे। यही कह रहा बहुत हूँ। खूबसूरत है ना सामने बात कही कि हर रोज हमारे लिए और हर दिन हमारे लिए एक तल्ख हकीकत लेके आता है, बस हमने उस तल्ख हकीकत को कबूल करना है, एक्सेप्ट करना है और उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंकना है और उसको जानना है, उस पर यकीन करना, उसको मानना है कि हमारी हकीकत है, रियलिटी है। जितनी जल्दी हम उसको मान लेंगे उतनी जल्दी हम कामयाब हो जाएंगे। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।